लखनऊ में अलकायदा का टेरर मॉड्यूल ध्वस्त हुआ है। यह टेरर मॉड्यूल धीरे धीरे डिकोड हो रहा है। पिछले 24 घंटे में जांच काफी आगे बढ़ चुकी है। यूपी एटीएस और यूपी पुलिस की टीमें लगी हैं, जगह जगह संदिग्धों की तलाश हो रही है। ये पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है, इनके बड़े प्लान में और क्या क्या टारगेट पर थे, एजेंसियां एक एक जानकारी निकालने में जुटी हैं। अलकायदा से जुड़े जिन 2 संदिग्ध आतंकियों को कल पकड़ा गया था, उनसे अब तक की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये संदिग्ध आतंकी कैसे आतंकी डीआईवाई मॉड्यूल पर काम कर रहे थे, कैसे ये प्रेशर कुकर बॉम्ब बना रहे थे, यूपी एटीएस के ऑपरेशन अलकायदा में नए खुलासे क्या हुए हैं, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। यूपी एटीएस का ऑपरेशन अलकायदा। यूपी में आतंकी साजिश पर नए खुलासे। 3000 रुपए में कैसे बन रहे थे कुकर बम। यूपी में आतंकियों का डीआईवाई टेरर मॉड्यूल। यह वही प्रेशर कुकर बम है जो काकोरी के उस घर में मिला था, जहां से संदिग्ध आतंकी मिन्हाज अहमद को एटीएस ने पकड़ा था। ऐसा ही दूसरा प्रेशर कुकर बम मडियाव में संदिग्ध आतंकी मसीरुद्दीन के घर से मिला था। एटीएस के मुताबिक दोनों संदिग्ध आतंकी ऐसे प्रेशर कुकर बम बनाने में माहिर थे। पूछताछ में पता चला है कि दोनों संदिग्ध आतंकियों को प्रेशर कुकर बम बनाने में सिर्फ 3000 रुपए लगे थे। इनमें से एक मसीरुद्दीन ने ई रिक्शा में लगने वाली बैटरी से भी बम बनाने की कोशिश की थी। ये दोनों इंटरनेट के जरिए अलकायदा के आतंकियों से संपर्क में आए थे और आतंकियों के आका उमर हलमंडी के कहने पर खुद से प्रेशर कुकर बम बना चुके थे। यही आतंक का डीआईवाई यानी डू इट योरसेल्फ मॉड्यूल है, जिसमें खुद के पैसों से बम बनाया, किसी की कोई मदद नहीं ली। बम के साथ तैयार इन संदिग्ध आतंकियों को सिर्फ लोकेशन और टारगेट सेलेक्ट करने की ही देर थी। इनके जो मंसूबे थे वो सही नहीं थे और कल भी बताया गया था कि ये लोग किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पे या किसी स्मारक पे ऐसी किसी जगह पे विस्फोट करने की ताक में थे, जिससे कि एक काफी जान माल की क्षति हो और कुछ भय टाइप का व्याप्त हो। ये जो अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल है उसके साथ जुड़े हुए थे और इनका संचालन वहाँ क्वेटा पेशावर क्षेत्र जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर है, उसमें पाकिस्तान साइड से किया जा रहा था। और इसमें जो रिकवरीज हुई हैं वो दर्शाती हैं कि अगर ये घटना होती तो बहुत ज्यादा डैमेज होता। अगर एटीएस ने टाइम पर एक्शन ना लिया होता, थोड़ी भी देर की होती, ये संदिग्ध आतंकी टारगेट और लोकेशन फिक्स कर चुके होते और ऐसे खतरनाक बम को वहां पर रखकर बड़ा हमला कर चुके होते। ये जो मॉड्यूल था ये कभी भी किसी भी समय बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था और हालांकि एटीएस चाह रही थी कि और डिटेलिंग कर ले, लेकिन चूंकि कोई बड़ी घटना न हो इसलिए इनको तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे भी जो है इनसे जो संपर्क में हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस बिंदु पर गिरफ्तार किया है, जो अलकायदा से लिंक्स पर जो गिरफ्तार किया वो स्पष्ट है, एविडेंस कंफर्म्ड है और एविडेंस कंफर्म करने के बाद ही इन लोगों ने जो है ये कार्रवाई सुनिश्चित की है। दावा यही है कि इन दोनों संदिग्ध आतंकियों के पक्के अलकायदा कनेक्शन है। इस कनेक्शन के पक्के सबूत मिले हैं, इसी के आधार पर इन्हें पकड़ा गया। अब इनके बाकी साथियों की तलाश है। अलकायदा के इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 2 संदिग्ध अभी फरार हैं। यूपी एटीएस की टीमें इन्हें पकड़ने के लिए लगी हैं। यूपी के 4 शहरों में छापेमारी की गई है। कानपुर, संभल और बिजनौर में कई संदिग्धों पर नजर है। हमारी आगे की विवेचना चल रही है। हमारी कुछ टीमें इनके साथियों के खोज में भी लगी हैं और अगर कोई रिकवरी या कोई गिरफ्तारी होती है तो उसको तत्काल हम विवेचना के हित को ध्यान में रखते हुए जो चीज शेयर करने वाली होगी हम अवश्य शेयर करेंगे।
जिस तरह की बड़ी आतंकी साजिश होने का दावा किया गया है, उसमें इन संदिग्ध आतंकियों का साथ दे रहे थे यूपी में अलकायदा के कितने और आतंकी हैं, कितने और स्लीपर सेल हैं। सुरक्षा एजेंसियां एक एक सवाल का जवाब ढूंढ रही हैं। जगह जगह अलर्ट भी कर दिया गया है, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यूपी में अयोध्या, काशी और मथुरा जैसी संवेदनशील जगहों पर सिक्योरिटी टाइट है। वीआईपी लोकेशन पर सिक्योरिटी टाइट है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चौकसी है। यूपी से लेकर एमपी तक हाई अलर्ट है। हमने पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए रेड अलर्ट कर दिया है। जो चिन्हित या संदेही सिमी के लोग हैं अथवा अलकायदा से संबंधित लोग हैं, मैंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं पूरे तत्काल प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी करके आदेश भी जारी कर दें। उन संदिग्धों पर अब कड़ी नजर है जिनके सिमी या अलकायदा से कनेक्शन हो सकते हैं। यूपी में एटीएस के बड़े खुलासे के बाद एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्नी हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा, लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। लखनऊ के दुबक्का में जिस घर से कल एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा गया था और जिसके घर से हाईली एक्सप्लोसिव प्रेशर कुकर बॉम्ब मिला था, उस घर को सबने देखा। लेकिन दूसरा संदिग्ध आतंकी लखनऊ के दूसरे इलाके से पकड़ा गया। आज हम उसके घर तक पहुंचे। परिवार का दावा है कि जिस प्रेशर कुकर को बॉम्ब बताकर यूपी एटीएस लेकर गई, वो प्रेशर कुकर सालों पहले से उनके पास था और आतंक से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यूपी पुलिस ये कह रही थी कि उनके पास पक्के सबूत हैं कि ये लोग अलकायदा के नेटवर्क से जुड़े थे और बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट थे। लखनऊ के संदिग्ध आतंकियों की साजिश कितनी बड़ी थी और कौन कौन लोग इनके साथ थे, इनके टारगेट पर कौन सी खास लोकेशन थी, एक एक राज एटीएस को निकालने हैं। चौदह दिन की रिमांड मिल गई है। का रिमांड लेके इनसे और पूछताछ की जाएगी और इनके क्या मंसूबे थे, इनके साथ और कौन से लोग थे, किन लोगों ने इनको इस राह पे लगाया, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। शुरुआती पूछताछ में कई जानकारियां मिली हैं जो जांच को आगे बढ़ाने के लिए अहम है, लेकिन अब भी कई सवाल बाकी हैं जिन पर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। कुछ सेंसिटिव इलाकों की या शहरों के कुछ नक्शे मिले हैं आप लोगों को इनके पास से, या कुछ ऐसा कि रैकी किया हो जहां जहां पे इनको मतलब ये घटना करनी थी, या कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को टारगेट करने वाले थे? अभी इस तरह के कोई दस्तावेज हमारे संज्ञान में नहीं है और कोई चीज अगर ऐसी मिलेगी और विवेचना के उससे एडवर्सली अफेक्टेड नहीं होगी तो मैंने पहले ही कहा है कि सभी चीजें हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी चीजें तो अभी पब्लिक डोमेन में देना उचित नहीं है। कोई भी टेरर, एंटी टेरर ऑपरेशन में बहुत इनपुट्स नहीं दिए जाते, लेकिन कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने और आईजी एटीएस ने जो ब्रीफ आपको दिया है, अब आगे जैसे जैसे डेवलप होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बट ऑब्वियस है कि जो भी दो लोग पकड़े गए हैं, चूंकि वो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए, तो किसी भी जगह जो है इस तरह का कर सकते थे, तो इसमें हम लोगों को हर तरफ सतर्क दृष्टि रखनी पड़ेगी। क्या कुछ बड़े नेता भी उनके उसमें थे जिनको टारगेट करना चाह रहे थे? अभी ये कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। जो दो संदिग्ध पकड़े गए उनमें एक यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट रह चुका है, दूसरा ई रिक्शा चलाता था। दूसरे संदिग्ध मसीरुद्दीन के घर तक हम पहुंचे जो लखनऊ के मड़ियाओं में है। ये आप जगह देख पा रहे हैं, मड़ियाओं के पास ये जगह लगती है और ये आप देख सकते हैं एक सेमी कंस्ट्रक्टेड हाउस है जो पूरी तरीके से बना नहीं है, टूटा हुआ घर है और इसी में एक छोटे से कमरे के अंदर मुशरुद्दीन और उसकी फैमिली रहती थी। उसकी फैमिली में उसकी माँ, उसकी पत्नी, 3 लड़कियां और 1 लड़का रहता था। संदिग्ध आतंकी मसीरुद्दीन की फैमिली उसके बेगुनाह होने का दावा कर रही है। उसकी पत्नी का कहना है कि उनके घर में एक बड़ा कुकर था जो सालों पहले लिया था, उसे ही एटीएस उठाकर ले गई। बेटियों को बाहर निकाल दिया, इन लोग को नहीं कुछ देखने दिया, बस कुकर इन लोग ने देखा, इतना सुना का जो है कुकर, लेकिन कहीं इससे कोई मतलब नहीं है। कुकर निकालिए, गैस चूल्हा भी रखा है। कैसा कुकर था?
बड़ा कुकर था, नया था, अभी एक बार हमने यूज नहीं किया था। तो वो कुकर निकालेंगे कहने लगे इससे तो कोई लेना देना नहीं। उसके बाद में भी समझ लीजिए भाई जब बेटियों को भगा दिया, बाद में पता चला, फिर दोबारा में वो लोग आए, वो कुकर उठा ले गए। ये समझ तो उनका तो कहना है कि वो कुकर जो था वो बम बनाने के लिए काम आता। नहीं सर, कुछ नहीं था उसमें। एक हमने कई सालों पहले हमने उसको लिया था, आप मेरी बात समझिए। लेकिन एटीएस और यूपी पुलिस का दावा यही है कि इन संदिग्ध आतंकियों के अल कायदा कनेक्शन के पक्के सबूत हैं। ये प्रेशर कुकर बम बनाने में एक्सपर्ट थे। हालांकि अभी ये पता लगाया जाना बाकी है कि ये संदिग्ध कैसे अल कायदा के नेटवर्क में आए। क्या इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली थी? क्या ये कहीं बाहर ट्रेनिंग के लिए गए थे? और इनकी फाइनेंशियल डीलिंग्स क्या थी? कभी इन लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया कहीं पे जाकर के, या कुछ ऐसे कि कुछ लोग इसको बता सकें कि प्रेशर कुकर को बना करके? ये ट्रेनिंग का एक मुद्दा आ रहा है कि ये लोग, एक ई रिक्शा चला रहा है, एक लैब असिस्टेंट है, वो ट्रेनिंग कैसे मिली? यही सब चीजें तो विवेचना का प्रश्न है, जिसपे कि पूछताछ होगी और इसमें जितने भी हमारे अन्य जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं राज्य के, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम इनसे सभी चीजें निकालेंगे। अभी कोई ऐसी कोई रिकवरी नहीं है जिससे कि इनके ट्रैवल के हिस्ट्री या इनकी फाइनेंशियल कोई डीलिंग जिसके बारे में अभी बताया जा सके। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने जो भी इनके पास से रिकवरी हुई थी उसमें अपराध पंजीकृत किया है और उचित धाराओं में किया है, जो कि देशद्रोह, देश की अखंडता या उस अखंडता को तोड़ने के लिए वेपन, एक्सप्लोसिव इत्यादि के इस्तेमाल से संबंधित धाराएं हैं, इन पर लगाई गई हैं। यूपी पुलिस का दावा यही है कि इस केस से जुड़े हर कनेक्शन को वो खंगाल रहे हैं। एक एक संदिग्ध उनके रडार पर है। जो भी इसमें शामिल होगा कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन किसी बेगुनाह को भी बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। संतोष कुमार के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। लखनऊ में आतंकी साजिश के खुलासे को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि अलकायदा का टेरर मॉड्यूल 1 साल में 3 बार पकड़ा जा चुका है। पहले केरल और बंगाल में इसी तरह का मॉड्यूल पकड़ा गया था। यानी अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल जगह जगह मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर आतंकी हमलों के लिए एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इस बड़े खतरे को देखकर, इसे समझकर भी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला होने के बावजूद भी ऐसे मामलों पर जब राजनीति होती है तो वो सबसे अफसोस की बात है। लखनऊ के मामले पर भी यही हो रहा है। तो बक्का में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। ये बात अखिलेश यादव को उल्टी पड़ गई। बीजेपी को मौका मिला और सीधा कह दिया कि इन्हें सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं, आतंकियों पर भरोसा करते हैं। क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में, उनसे सहानुभूति रखते थे। तो ये सुरक्षा एजेंसियों पर कहां भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश की। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने उन्हें चौतरफा घेर लिया, हर सियासी एंगल निकाल लिए, इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता दिया, यूपी पुलिस का अपमान बता दिया। अपनी सरकार में आतंकवादियों को छोड़ने वाले अखिलेश यादव जी कल को कहीं ये न कह दे कि इन मासूम को फंसाया जा रहा है, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये बंद करना चाहिए। अखिलेश यादव जी ये आतंकवादी हैं। आतंकियों को मजहब से जोड़ करके तुष्टीकरण की इस नीति पर अब आप कम से कम बंद कर दीजिए। अखिलेश की बात पर बीजेपी वैक्सीन को लेकर भी आ गई और ये कह दिया कि उन्हें हर बात पर शक होता है। पहले वैक्सीन पर शक किया, अब आतंकियों के खिलाफ एक्शन पर। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि जब इन्हें किसी पर भरोसा ही नहीं है, न प्रदेश की जनता पर, न प्रशासन पर, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों बनना चाह रहे हैं? घर बैठे। लेकिन बात सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं है, जिन्हें लखनऊ के आतंकी खुलासे की कहानी पर यकीन नहीं है। सवाल तो मायावती ने भी उठा दिए। मायावती ने कहा कि अगर अलकायदा से तार जुड़े होने का दावा सही, तो ये मामला गंभीर है और कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इसकी आड़ में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसकी आशंका जताई जा रही है। मायावती ने इसे चुनाव से भी जोड़ दिया और ये कहा कि चुनाव आने पर ही इस तरह की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है, तो पुलिस इतने दिन तक क्यों बेखबर रही?
एक तरफ एजेंसियां जांच में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ नेताओं की अपनी ही थ्योरी है। एक तरफ अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन के नेटवर्क का खतरा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अपनी राजनीति है। आज तक ब्यूरो। अब आपको अफगानिस्तान में फैले तालिबान के कैंसर के बारे में बताते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, तो इतना जान लीजिए कि अफगानिस्तान में भारत ने कई वर्षों में अरबों रुपए का जो निवेश किया है वो डूब रहा है। आतंक से लेकर कूटनीति तक हर मोड़ पर तालिबान की आक्रामक सत्ता का असर पड़ने वाला है। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से पूरी तरह निकलने की तैयारी कर ली है, लेकिन उसके पहले ही तालिबान बहुत तेजी से एक्शन में आ गया और तख्ता पलट की कोशिश करने लगा। तालिबान ने जंग छेड़ दी है। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान का 85% इलाका उसके नियंत्रण में आ चुका है। एक एक करके अफगानिस्तान के बड़े शहर तालिबान के कब्जे में आ रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान की सेना ने कई इलाकों पर वापस कब्जा करने का दावा किया है। सवाल उठता है कि 20 साल तक अमेरिका की अफगानिस्तान में रहने के बावजूद तालिबान खत्म क्यों नहीं हुआ, उसकी ताकत में कोई कमी क्यों नहीं आई, और अब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर किस तरह का खतरा मंडरा रहा है। अफगानिस्तान में जमीन के एक एक इंच पर कब्जे की जंग हर रोज कुछ ज्यादा खूनी होती जा रही है। हर गांव, हर बड़े शहर, हर प्रांतीय राजधानी, हर बॉर्डर एरिया, यहां तक कि बेजान पहाड़ों पर भी नियंत्रण के लिए संघर्ष तीखा होता जा रहा है। तालिबान और अफगान मिलिट्री हर मोर्चे पर आमने सामने हैं। अमेरिका ये समझता है कि 3 लाख अफगान सुरक्षा बलों के सामने 75,000 तालिबान लड़ाके टिक नहीं सकेंगे, लेकिन तालिबान का दावा है कि हमें आजमा लो, 2 हफ्ते में पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल सकते हैं। तालिबान के दावों और उसके ग्राउंड एक्शन को जब तौलेंगे तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाएगी कि वो हर मोर्चे पर मजबूत पोजीशन लिए हुए है। अफगानिस्तान के 20 राज्यों के 421 जिलों में कम से कम आधे पर तालिबान का कब्जा है। हालांकि तालिबान ने इसी हफ्ते शुक्रवार को दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान के 85% इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अप्रैल में संघर्ष शुरू होने के बाद अब तक 3600 नागरिकों की मौत हुई है। अफगान मिलिट्री के 1000 जवान और अफसर भी मारे गए हैं, 3000 से ज्यादा घायल हुए हैं। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ये मानते हैं कि तालिबान तेजी से जमीन पर कब्जा तो जमा रहा है, लेकिन दावा ये भी है कि अफगान मिलिट्री तालिबान के लड़ाकों पर भारी पड़ेगी, उन्हें वापस पीछे ढकेल दिया जाएगा। पिछले 3 दिनों में अफगान सेना ने युद्ध में कमबैक किया है और 10 जिलों पर फिर कब्जा जमा लिया है। तो हालात खराब है, हमारी फोर्सेस फाइट बैक कर रही है, हमारी सेना कुर्बानी दे रही है, लेकिन इतने भी बुरे नहीं है जितना मीडिया उसको बिलखसूस वेस्टर्न मीडिया उसको कवरेज दे रहा है। तो जो रिजिलियंस चाहिए, जो पॉलिटिकल रिजिलियंस चाहिए वो है, और हमें उम्मीद है कि अगले चंद हफ्तों में हालात चेंज होंगे। एक बात मैं बताना लाजमी समझता हूँ इधर कि हमने पिछले 3 दिनों में 10 डिस्ट्रिक्ट्स वापस ले लिए हैं। तो इस तरह नहीं है कि वो लोग आगे आ रहे हैं और हम आराम से बैठे हैं। हमारी जो कुर्बानी है, जो सेना हमारी फाइट कर रही है, वो रंग ला रही है। तालिबान इस जंग में अपनी पुरानी रणनीति पर भरोसा कर रहा है, यानी उसके लड़ाके धीरे धीरे राजधानी काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। तालिबान ने सबसे पहले गांव और दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण जमाया। सीमावर्ती इलाकों पर अफगान मिलिट्री को खदेड़ दिया गया। फिर प्रांतीय राजधानियों की घेराबंदी की गई। कंधार और देश के बड़े शहरों के बाहरी इलाके में भारी गोलाबारी जारी है। यानी तालिबान सीधे केंद्र पर हमला करने के बजाय किनारों को तोड़ने की वो चाल चल रहा है
जिसका जिक्र मगध पर विजय के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त के प्लान में मिलता है और अलग अलग दौर की युद्ध नीति में भी इसका जिक्र रहा है। अब तालिबान को रोकने के लिए अफगानिस्तान को तुरंत एयर डिफेंस की जरूरत है, लेकिन अफगानिस्तान की वायुसेना अभी इतनी ताकतवर नहीं है कि इतने बड़े अभियान को चला सके। लिहाजा अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के एयर सपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। Air Force make a huge difference on the battlefield. Our Air Force is currently in its development stages. We are gradually getting there. We don't have sufficient air capability to fight all across the country. Our forces are doing an incredible job on the ground, but that's something that we would be seeking help with in the months ahead. The United States is currently helping us by providing us Black Hawk and gunship helicopters. अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने तालिबान को साल 2001 में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। लेकिन इन 20 सालों में धीरे धीरे तालिबान अपनी पकड़ मजबूत करता गया और अब एक बार फिर से इसका दबदबा देखने को मिल रहा है। समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या है कि अफगानिस्तान में कोई बाहरी सेना टिक नहीं पाती। रूस 10 साल तक जमा रहा, लेकिन अंत में उसे लगभग अफगानिस्तान से भागना पड़ा। अमेरिकी सेना 20 साल तक अफगानिस्तान की जमीन पर रही, लेकिन उसके मैदान छोड़ते ही बिजली की तरह तालिबान फिर सत्ता पर काबिज होने को तैयार है। अगर इन विदेशी सेनाओं की नाकामी की वजह तलाशेंगे तो पाएंगे कि तालिबान की सबसे बड़ी ताकत धार्मिक कट्टरवाद है। तालिबान ने रूढ़िवादी सोच वाले अफगानियों पर जबरदस्त पकड़ बनाई है। पाकिस्तान तालिबान का बड़ा मददगार है। पाकिस्तान के शहरों में तालिबान के बड़े कमांडर छिपकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। जाहिर है ये बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति वाले चक्रव्यूह में विदेशी सेनाएं फंसती हैं। नतीजा तालिबान का सफाया नहीं हो पाता। तालिबान की आर्थिक शक्ति नशे के कारोबार से जुड़ी हुई है। दुनिया की 90% हेरोइन अफगानिस्तान से आती है। तालिबान का इस पर कब्जा है, यानी आतंक की फैक्ट्री चलाने में हेरोइन कमाई का एक बड़ा जरिया है। जहां तक तालिबान का ताल्लुक है, कहा जा रहा है कि वहाँ एलईटी जैश मोहम्मद के भी तकरीबन 1000 से ज्यादा आतंकवादी उनके साथ जुड़ गए हैं। पाकिस्तान और चीन से भी हर प्रकार की उनको सहायता मिल रही है, पैसे की, असले की, वेपन्स की। उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि तालिबान जो वास्तव में अपने आप को उस स्पीड पर कंसोलिडेट कर सकेगा, स्टेबलाइज कर सकेगा जिसकी उसको अपेक्षा है। अमेरिका रूस की तरह हार कर अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकलना चाहता था, लिहाजा वो धीरे धीरे अपने हाथ खींचता गया। 20 साल तक तालिबान से संघर्ष में उसके 2300 फौजी मारे गए हैं और करोड़ों अरबों डॉलर का बोझ अलग से। यही वजह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। आज तक ब्यूरो। ऐसा लगता है कि पिछले 20 साल में तालिबान ने थोड़ी बहुत कूटनीति की पढ़ाई भी कर ली। एक तरफ तो वो अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच अपने प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है और दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो नया तालिबान है और वो कोई आतंकी गुट नहीं बल्कि अफगानिस्तान के आम लोगों की आवाज। युद्ध के बीच ये कूटनीति अजीब है। 9 जुलाई को तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंचा। तालिबान के नेताओं ने यहां वादा किया कि इस्लामिक स्टेट को अफगानिस्तान में एक्टिव नहीं होने देंगे और जमीन का इस्तेमाल पड़ोसियों के खिलाफ कभी नहीं करेगा। तालिबान ने यह भी वादा किया कि अफगानिस्तान से ड्रग्स की तस्करी को पूरी तरह से बंद कर देगा। तालिबान का वादा है कि वो अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान करेगा। इसके साथ ही अफगान नागरिकों को इस्लामी कानून और अफगान परंपराओं के ढांचे में एक सभ्य शिक्षा का अधिकार देगा। तालिबान ऐसा ही प्रतिनिधिमंडल कतर, ईरान और पाकिस्तान भेज चुका है। इस बीच तालिबान ने चीन को अपना मित्र बताया। उसने चीन को यह भरोसा दिया कि वो अशांत शिनजियांग प्रांत के उइगर इस्लामी चरमपंथियों को अपनी जमीन पर पनाह नहीं देगा। लेकिन पिछले शासन में तालिबान ने जो किया उसे देखते हुए उस पर विश्वास करना मुश्किल है। तालिबान की कथनी और करनी में बड़ा अंतर रहा है। तालिबान कट्टर शरिया कानून का पक्षधर है। उसके सजा देने के तरीके क्रूर और अमानवीय हैं। तालिबान सार्वजनिक फांसी, गोली मारकर हत्या, अंग भंग जैसी सजा देने के लिए कुख्यात है।
तालिबान की कट्टर विचारधारा की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं हुई हैं। पिछले शासन में 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगी हुई थी। महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि वस्तु समझा जाने लगा था। इसके अलावा तालिबान ने टीवी, फिल्म और गानों पर पाबंदी लगा रखी थी। हालांकि अब तालिबान ने वादा किया है कि महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे सकती हैं, व्यापार, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में काम कर सकती हैं। शर्त यह रखी गई है कि इसके लिए उन्हें इस्लामी हिजाब का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तालिबान के ईमान पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि यह पक्की बात है कि वो मानव मूल्यों से नहीं बल्कि धार्मिक कट्टरपंथ की बैटरी से चलता है। अगली खबर का रुख करते हैं। छुट्टी के लम्हे, वो भी अंतरिक्ष में। यह ख्याल ही आपको रोमांच से भर सकता है। स्पेस टूरिज्म अब एक हकीकत बन रहा है। अरबपति रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने स्पेस के प्राइवेट टूर का सपना सच कर दिखाया है। 11 जुलाई को भारतवंशी सिरिशा बांदला के साथ रिचर्ड ब्रांसन और उनके 4 साथियों ने वर्जिन गैलेक्टिक के विमान यूनिटी 22 से अंतरिक्ष यात्रा की। यह अंतरिक्ष के एक नए प्राइवेट बिजनेस मॉडल की शुरुआत है। Three, 2, 1, release, release, release. Clean release. Ignition. घूमेंगे, फिरेंगे, वीडियो बनाएंगे अंतरिक्ष में। ये आने वाले कल की मौज मस्ती होगी। कल्पना से आगे, धरती के पार, अंतरिक्ष तक इंसान का सफर होगा। अरबपति रिचर्ड ब्रांसन के वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी से स्पेस टूरिज्म की ये शुरुआत हो गई है। To all you kids down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. जीरो ग्रेविटी पर सैर करने के मिशन की लॉन्चिंग न्यू मैक्सिको के शहर ट्रुथ और कॉन्सिक्वेंसेस में हुई। विशेष विमान यूनिटी 22 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको के मरुस्थल से आकाश में उड़ा। स्पेसशिप VSS यूनिटी के साथ उड़ान भर रहा यान यूनिटी 22 46,000 फीट की ऊंचाई पर स्पेसशिप से अलग हो गया। रिलीज होते ही उसके इंजन चालू हुए और उसे पूरी रफ्तार से अंतरिक्ष की ओर ले जाने लगे। 30 सेकंड में रफ्तार मैक 2 पर थी, 55 सेकंड में मैक 3 और 1 मिनट के पूरा होते ही यान अंतरिक्ष में दाखिल हो चुका था।